तेजस्वी जी को अफसोस तो बहुत होगा, और जिस आदमी ने उनको ये सलाह दी होगी कि एमआईएम का कुछ नहीं है और आप इनसे गठबंधन मत कीजिए, अगर तेजस्वी जी के दिल का हाल पूछा जाए तो मुझे लगता है कि हंटर लिए बैठे होंगे तेजस्वी साहब। आपको लगा कि साहब मुकेश सहनी को लेकर आएंगे तो पूरे बिहार में हम सरकार बना लेंगे, और वो भी उछल उछल के कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं पहले डिप्टी सीएम बनूंगा। हाँ, पहले ही तय हो गया वहां। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में वो सब पोर्टफोलियो बैठ गए थे। हाँ। कि तुम ये वाले मंत्री, तुम वो वाले मंत्री, तुम वो वाले मंत्री। हिमाचल में महागठबंधन ने मुसलमान नेताओं के खिलाफ मुसलमान नेताओं की फौज उतार दी। इकरा हसन चौधरी जा रही हैं, अफजाल अंसारी जा रहे हैं। इकरा हसन चौधरी को आप नेता मानते हैं? ये सब यंगस्टर्स हैं, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। सियासत में सियासी लोग चलते हैं, गैर सियासी लोग नहीं चलते हैं। भैया आपकी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से थी, वो कमान संभाले हुए था, और आपकी तरफ से जेएनयू के हारे हुए नेता। सर सोचने की बात है, सोचिए एक बार फिर से। ये आपसे नहीं कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं जो लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये गलती दोबारा फिर करेंगे, ये इससे पहले भी किए। तो हमारी दवा कड़वी है, उसको पी लीजिए। तो ये दवा यूपी में राय दे रहे हैं कि पी लीजिए? मैंने तो दे दी राय सर, दे नहीं रहा हूँ, दे दी। महागठबंधन चुनाव जो लड़ रहा था वो बीजेपी से और नीतीश कुमार से नहीं लड़ रहा था। महागठबंधन के नेता असद ओवैसी से चुनाव लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की जो बेस वोट है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में है, कैडर जुमा है, पूरे देश में है। मायावती उसको कैच नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि मुसलमान ने तो ये यहाँ तक के ठेका उठा लिया था और ठान लिया था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बहन जी आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं, आप प्रधानमंत्री का मटेरियल है। और भाजपा इतना टॉप क्यों कर गई? दो ज्ञानेश जी को शुक्रिया अदा करें। हारा हुआ आदमी इन सारी चीजों की बात कहता है तो मैं समझता हूँ। सुनिए, वहाँ तेजस्वी भाई थे, वहाँ इमरान प्रताप गढ़ी साहब थे, वहाँ खुद राहुल गांधी जी माशाल्लाह से कमान संभाले हुए थे। आप एक ईमानदार कौम को कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट हो, आपको माफ कर देगी वो कौम? ये बात राहुल जी को, तेजस्वी को किसी ने समझाई नहीं, खूब खुल के बोल रहे थे बीजेपी एजेंट। अब मुसलमान कुरान करीम पढ़ने वाला, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, और उसको आप बता दे रहे तुम बीजेपी के एजेंट हो, गद्दार हो। आप हमें गद्दार कहेंगे, हम आपको जवाब नहीं देंगे। दिया मुसलमानों ने जवाब, आपको फिर देंगे अगर कहोगे तो। लगता है कि अब बीजेपी चूंकि नीतीश से ज्यादा सीटें लेकर आई है, नीतीश का कोई कुछ नहीं, नीतीश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मामले में मैं उनको मोदी से बड़ा नेता मानता हूँ, नीतीश कुमार को। आपको करवट, चरपाई पर, बेड पर करवट लेने में आपको देर लग सकती है, नीतीश कुमार साहब को सियासत में करवट लेने में देर नहीं लगेगी। सियासत का गठबंधन मोहब्बत का गठबंधन नहीं होता, आई लव यू वाला नहीं होता है। आई लव यू, नो। तुम हमें क्या दोगे और हमसे क्या लोगे, इसके अलावा गठबंधन नहीं होता है। ऐसा तो नहीं ना होता है कि आशिक ने माशूक को छोड़ दिया तो बाहर जान दिए दे रहे हैं, मजनू बना जा रहा है। हाँ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजे सबके मनमाफिक नहीं आए। महागठबंधन जितनी तैयारियों के साथ, जितनी तेजी के साथ चल रहा था, उसे झटका लगा, और झटका भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत जोरदार लगा। वो पार्टी जिसके विधायक 90 के आसपास थे, वो 2010 के नतीजों पर लौट आई है। 24-25 विधायक जीते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी पार्टी की पौ बारा है तो उस पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता आसिम वकार साहब हमारे साथ हैं। एआईएमआईएम अपने उन नतीजों को दोहरा चुकी है और ओवैसी साहब ने झंडा बुलंद कर दिया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहेंगे इस जीत पर? शेर सुनाकर आप इस जीत को अपनी जस्टिफाई करेंगे और मुबारकबाद। शेर सर मुझे ज्यादा आते नहीं है, और इतना कहूंगा कि बिहार के लोगों का शुक्रिया, सीमांचल के लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दोबारा से यकीन दिया। और उन्होंने बताया कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन ओवैसी देश के नेता हैं, बिहार के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं, हिंदुओं के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। चाहे कोई कुछ कहता रहे, लेकिन बिहार के वोटर्स ने अपना हक अदा किया। उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार। एक बात और साबित हुई कि वहां पर जिन सीटों पर एआईएमआईएम जीती, वहां पर चेहरों का कोई वजूद नहीं था। चुनाव ओवैसी साहब के ही चेहरे पर लड़ा गया, लोगों ने ओवैसी साहब के ही चेहरे पर वोट दिया। वरना आपके जीते हुए विधायक भी थे, वो भी टिकट मांग रहे थे पिछली बार वाले। इस बार नए कैंडिडेट को आपने लड़ाकर जिता दिया। देखिए, जिनकी आपने बात की है, दरअसल वो ना चेहरा है ना नेता है।
और जिनके दल से वो चुनाव लड़ रहे थे उनके नेता भी कोई चेहरा नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब असद ओवैसी साहब ने ये साबित कर दिया है कि जब तक तुम हमारे साथ थे तब तक तुम थे। ये तुम्हारा वहम था कि तुम नेता हो, विधायक हो। और तेजस्वी साहब को भी ये एहसास हो गया कि तुम चुरा के ले गए थे, तो तुमको लगा था कि तुम इस बार काबिज हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी सीट थी, हमने वापस छीन ली। हालांकि जितने लोगों को चुरा कर ले गए थे उन सभी लोगों को तो उन्होंने टिकट भी नहीं दिया। 4 लेके गए थे आपके, 4 में एक ही टिकट पाया था। नहीं, उनकी हिम्मत, वो भी इस बार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं थी। वो जानते थे कि जिनको वो लेके आए हैं दरअसल वो अपने आप में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो ओवैसी साहब हैं, जो कुछ है वो पतंग है। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा जोरदार रहा। मतलब मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर चीजों को आपसे पूछूं कि बिहार गए चुनाव लड़ने, इस बार मायावती आपके साथ नहीं थी। पिछली बार का चुनाव आप मायावती के साथ लड़े थे, बसपा के साथ। इस बार आपके साथ जो थे वो चंद्रशेखर रावण थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, एक और भी थे आपके साथ। 4 लोगों के कोलैबोरेशन से आप चुनाव में गए। आपको लगता है कि बाकी के जो आपके घटक दल थे उन्होंने थोड़ा ठीक चुनाव लड़ा होता बिहार में, तो आप लोगों के लिए, गठबंधन के लिए और तीसरे मोर्चे के लिए एक दूसरी और फिजा दिख सकती थी? एक बात आपसे क्लियर करते हैं। आपने कहा कि हम मायावती के साथ थे बिहार में पिछली बार। आप उल्टा बोले, मायावती हमारे साथ थी। मायावती हमारे कंधों पर सवार थी ओवैसी साहब के। वो बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो मायावती हो या बाकी और कोई लोग हों, हमने दिखा दिया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी अलग ताकत रखती है और हमने चुनाव जीता। आप मानते हैं चंद्रशेखर अगर अच्छा चुनाव लड़ते, प्रचार करते जोरदार तरीके से, ओवैसी साहब के कंधे से कंधा मिलाते, तो ये 5 सीटों के नतीजे 7, 8, 9 तक बदल सकते थे? बात गई रात गई, आगे कुछ पूछिए। तो ये बात गठबंधन के लिए भी थी क्या? अब ये तो तेजस्वी जी जाने। तेजस्वी जी को अफसोस तो बहुत होगा, और जिस आदमी ने उनको ये सलाह दी होगी कि एमआईएम का कुछ नहीं है, मुसलमान बहुत नाराज है और आप इनसे गठबंधन मत कीजिए। अगर तेजस्वी जी के दिल का हाल पूछा जाए तो मुझे लगता है कि हंटर लिए बैठे होंगे तेजस्वी साहब। सही बात है। जिसने मशवरा दिया होगा ये कि गठबंधन मत करना। क्यों नहीं करना चाहते थे वो? आपको क्या लगता है उनके दिमाग में क्या रहा होगा? इतनी सीटें तो आप मांग रहे थे जितने आपके विधायक जीते। हाँ, ये बात तो सच है भाई। अगर उनके साथ लड़ते पता नहीं क्या होता, लेकिन जितने 5 जीते हैं, 5 ही सीटें आप मांग रहे थे। नहीं, हम 6 मांग रहे थे। वो सवाल छूट गया कि तेजस्वी ने गठबंधन क्यों नहीं किया होगा। ये तो तेजस्वी साहब बताएंगे साहब, और राहुल जी बताएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि गठबंधन का जो बड़ा दल था, जो राष्ट्रीय दल था यानी कांग्रेस, उसने गठबंधन की बागडोर एक ऐसे प्रभारी को सौंपी जो बिहार में हिंदी बोलता ही नहीं था। एक गैर हिंदी भाषी आदमी को, जो हिंदी का एक अल्फाज नहीं समझता है, उसको बिहार जैसे ठेठ हिंदी प्रदेश में भेज के प्रभारी बना दिया। अब जब उनको हमारी जबान नहीं पता, हमारी भाषा नहीं पता, हमारे मसले नहीं पता, हमारी सोच नहीं पता, तो हमारे मुद्दे कैसे समझेंगे वो? बिल्कुल सही बात। वो तो इतने बढ़िया थे कि वो एमआईएम का गठबंधन तो छोड़िए, उन्होंने तो उनका ओरिजिनल गठबंधन खतरे में डाल दिया था। हालांकि उनका बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि साहब कांग्रेस अकेले लड़ेगी। फिर अशोक गहलोत साहब को जाकर वहां बराबर करना पड़ा, मैनेज करना पड़ा। टिकट बंटवारे पर भी बड़ा विवाद हुआ, उनकी गाड़ी का घेराव हुआ, बहुत सारे लोगों ने गाड़ी का घेराव हुआ, बाद में उनको वापस लेना पड़ा। फिर पूरा का पूरा मामला जो है चुनाव का अशोक गहलोत साहब ने संभाला। इतना बढ़िया तो प्रभारी भेजा था उन्होंने। जो अपना गठबंधन खतरे में डाले दे रहा है वो हमारा कैसे कराएगा? ऐसा तो नहीं कि ये बात यूपी से वो जो नेता जो वहां पर बिल्कुल हीरो बने हुए थे। आप मेरी बात ही नहीं समझे। नहीं, मैं समझा आपकी बात। जो बना बनाया गठबंधन तोड़कर किनारे किए दे रहा है, ऐसे प्रभारी हमारा नया गठबंधन कैसे करेंगे? उनके मशवरे समझिए कितने खतरनाक होंगे कि हमारी आपकी दोस्ती तोड़वाए दे रहे हैं। जो दोस्ती चली आ रही है 5 साल से या 10 साल से, उस दोस्ती के जिसने तलवार चला दी वो नया गठबंधन कैसे करने देगा?
अकल अकल की बात है। आगे कुछ पूछिए, अच्छी बात। बातें बहुत सारी हैं। सीमांचल में हालांकि पूरा जोर आपका था, और इस सीमांचल में महागठबंधन ने मुसलमान नेताओं के खिलाफ मुसलमान नेताओं की फौज उतार दी। ओवैसी जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से इकरा हसन चौधरी जा रही हैं, अफजाल अंसारी जा रहे हैं। इकरा हसन चौधरी को आप नेता मानते हैं? प्रचार करने गई, मैं तो मानता हूं। मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान उनको नेता मानते हैं? अब ये तो वहां का लोग तय करें। हाँ, तो लोगों ने तय तो कर लिया। हाँ जी। लेकिन वो एक लाइन जो बोल रही थी योगी जी वाली कि बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है इस बार। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिनके पास अपने अल्फाज ना हो मुंह में, जिनके पास अपनी जबान ना हो, उनको आप नेता बना के भेजे दे रहे हैं। कमाल हो गया साहब। और जो वो बातें कह रही थी, एक और बात मुझे याद आती, वो कह रही थी कि अगर वो सरकार बना सकते हो तो आप उन्हें वोट जरूर दीजिएगा, वरना अपना वोट खराब मत कीजिएगा। हाँ, ये सर, फिर मैंने आपसे कहा कि ये सब यंगस्टर्स हैं, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। सियासत में सियासी लोग चलते हैं, गैर सियासी लोग नहीं चलते हैं। गठबंधन की बड़ी मजबूरी थी कि सियासत जब सियासी लोग आगे जाके करते हैं तो सियासी लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो अवाम को हिट करते हैं, अवाम की बात करते हैं, वो मुद्दे लेकर आते हैं। अब वहां तो जेएनयू के सब छात्र नेता चुनाव लड़ा रहे थे, तो जब छात्र नेता से आप मशवरा लीजिएगा तो छात्र नेता अपने जैसे नारे भी देगा। कभी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में नारे सुने थे? अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के नारे और जेएनयू के नारे और कांग्रेस पार्टी के चुनावी नारे हैं एक जैसे नहीं है। मेरी जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी सोच, और उतना ही बड़ा उसका नारा, और उतना ही बड़ा उसका मिशन। तो हो तो गया भाई, आप एक यूनिवर्सिटी का चुनाव आप लड़ रहे थे तो हो गया फैसला। आप बिहार चुनाव को बिहार की तरह लड़ते ना भैया। आपकी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से थी, वो कमान संभाले हुए था, और आपकी तरफ से जेएनयू के हारे हुए नेता, जीते हुए भी नहीं, हारे हुए नेता। और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री, एक तरफ 5-6 बार का 7 बार का मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ सर सोचने की बात है। सोचिए एक बार फिर से, ये आपसे नहीं कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं जो लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये गलती दोबारा फिर करेंगे, ये इससे पहले भी किए। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जब दवा देता है तो वो बहुत कड़वी होती है। अगर आप मरीज हैं और आपने दवा कड़वी समझ के थूक दी कि डॉक्टर बड़ा खराब है, तो आपको फायदा ही नहीं होगा। और अगर आपने दवा पी ली हिम्मत करके तो फायदा होगा। तो हमारी दवा कड़वी है, उसको पी लीजिए। तो ये दवा यूपी में राय दे रहे हैं कि पी लीजिए? मैंने तो दे दी राय सर, दे नहीं रहा हूं, दे दी। साबित कर दिया आपने कि आप देखिए, मेरी जो सियासत है वो ये है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराया जाए, किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को बदला जाए। तो हम लोग तो हमेशा उसके साथ रहते हैं जो बीजेपी को हराने की काबिलियत रखता हो या हराने की ताकत रखता हो। ओवैसी साहब ने 6 सीटें इसलिए मांगी थी, महागठबंधन से मांगी थी, कि ओवैसी साहब भी जानते थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, हमको इनको सपोर्ट करना है। तो हमने सीटें भी उन्हीं से मांगी थी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि महागठबंधन बीजेपी को हराए। महागठबंधन का हम हराएंगे नहीं और ना आपको हराने देंगे। वो महागठबंधन खुद ही इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं साहब, हम बीजेपी को हराएंगे नहीं और आपको हराने नहीं देंगे, आप हमें हराइए। तो महागठबंधन चुनाव जो लड़ रहा था वो बीजेपी से और नीतीश कुमार से नहीं लड़ रहा था। महागठबंधन के नेता असद ओवैसी से चुनाव लड़ रहे थे। सीमांचल की तो रूपरेखा यही बता रही थी, पूरे बिहार में यही चल रहा था। अच्छा, एक बात वही बात में कह रहा था कि अब ये जो है वो चीज साफ होने लगी कि जो बात कही जाती थी कि ओवैसी जरूरी हैं और मजबूरी हैं, तो अब मजबूरी वाली बात नहीं, अब जरूरत वाली बात आन पड़ी। लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना उसके काम चलेगा नहीं। यूपी में आपको लगता है कि ये चीज जरूरी है एग्जीक्यूशन? मैंने देखिए, जिद बहस से सियासत नहीं होती है।
अब आप उसको लेके आए, क्या नाम था उसका, वो साहनी, मुकेश सहनी। हाँ, आपको लगा कि साहब मुकेश सहनी को लेकर आएंगे तो पूरे बिहार में हम सरकार बना लेंगे, और वो भी उछल उछल के कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं पहले डिप्टी ही सीएम बनूंगा। हाँ, पहले ही तय हो गया वहां। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में वो सब पोर्टफोलियो बढ़ गए थे। हाँ। कि तुम ये वाले मंत्री, तुम वो वाले मंत्री, तुम वो वाले मंत्री। हाँ। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? क्या हाल हुआ कि एक तरफ बड़ा निषाद मुकेश सहनी आरजेडी वाला, दूसरी तरफ वो निषाद जो लड़की जीती है, क्या नाम उसका, वो इनके निषाद को हरा के जीत गई, बीजेपी की निषाद, जेडीयू की निषाद। आरजेडी के निषादों को हरा के जेडीयू की निषाद महिला नेत्री जीत गई, और बड़े मार्जिन से जीत गई। बिहार में मायावती की पार्टी भी एक सीट जीती, हालांकि पिछली बार वो चैनपुर जीती थी, इस बार रामगढ़ में जीती है। कैसे देखते हैं बसपा की वहां पर जीत को? नहीं, मैं खाली बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की जो बेस वोट है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, पूरे हिंदुस्तान में है, कैडर जो है, पूरे देश में है। मायावती उसको कैच नहीं कर पा रही है। अब वो इससे पहले 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद भी वो सीमित हो गई उत्तर प्रदेश में। आज उनके पास कुछ नहीं है, एक भी सीट नहीं है। तो इसमें तो कमी है, और कमी उन्हीं लोगों की है जो सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि बहन जी को हम सबसे ज्यादा खुद सोचना चाहिए। बड़ी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, काबिल एहतराम है वो। मुझे लगता है कि मुसलमान ने तो ये यहाँ तक के ठेका उठा लिया था और ठान लिया था कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो खुद नहीं बन पाई। उनके जो राइट और लेफ्ट चल रहे थे, मुझे लगता है कहीं वो लोग रोड़ा बन गए उनके प्रधानमंत्री के सफर में। और प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता है, ईमानदारी की बात है भारत में, तो मायावती बन सकती थी। एक कोशिश उनको और करना चाहिए, एक कोशिश आप लोगों ने, बड़ी कोशिश करना चाहिए। हम लोग साथ हैं उनके साथ। आपने बिहार में मसला ये है, वो साथ ले हमें। आपने तो बिहार में दे दिया 3 सीटों पर, वो साथ ले हमको। लगता है ये भी एक बहुत दूर की। सर हम साथ देने पे तैयार है, सामने वाला साथ लेने पे तैयार नहीं। महागठबंधन का हाल क्या हुआ? हम तो 6 सीटें मांग रहे थे। अब वो गठबंधन में हमको लेना नहीं चाह रहे हैं, हमारा साथ लेना नहीं चाह रहे हैं, हमको छूना नहीं चाह रहे हैं। हम उनके लिए अछूत हो गए, हम खराब हो गए। मुसलमान को नहीं लेंगे, मुसलमान को बैठाएंगे भी नहीं बराबर में। तो बहन जी अगर ऐसा करेंगी तो फिर हम फिर कह रहे हैं, बहन जी आप बन सकती हैं मुख्यमंत्री। और आपने इशारों बड़ी बात बहन जी आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं, आप प्रधानमंत्री का मटेरियल है। कांग्रेस का इतना बुरा हाशिर क्यों हुआ? आपसे भी नीचे चली गई वो तो। ये सर जेएनयू के नेता बताएंगे सब, मैं नहीं बता सकता। मेरे पास इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में बोलूं। और भाजपा इतना टॉप क्यों कर गई? तो ज्ञानेश जी को शुक्रिया अदा करें। वहां तो बहुत से फैक्टर थे, ईवीएम थी, ज्ञानेश कुमार थे, वहां पुलिस भाई थे सब। हाँ, आप हंस रहे हैं? हारा हुआ आदमी इन सारी चीजों की बात कहता है तो मैं समझता हूँ। सुनिए जी, पुलिस भाई थे वहां पर, वहां तेजस्वी भाई थे, वहां संजय यादव जी थे, वहां इमरान प्रताप गढ़ी साहब थे जो हाथ में बिस्लेरी लेके हेलीकॉप्टर से इकरा हसन जी थी वहां, समझिए आप। वहां खुद राहुल गांधी जी माशाल्लाह से कमान संभाले हुए थे। तो इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे इतना ज़र्फ नहीं साहब मैं इतने बड़े लोगों के बारे में बोलूं। एक बात कही जा रही है बिहार में कि जो हाल फिलहाल के वक्त में बीजेपी की तरफ से, जदयू की सरकार की तरफ से ऐन मौके पर चुनाव से पहले लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए, महिलाओं के खाते में, रोजगार से जुड़ी हुई बातों को लेकर के जो वहां पर एडहॉक के लोग थे उनको परमानेंट किया गया। सरकार या नीतीश कुमार फुल फ्लैश में चीजों को समझ रहे थे, इसीलिए वो एग्जीक्यूशन की तरफ। नहीं, देखिए ये सब हम सब जानते हैं कि अगर एमसीसी लागू हो गया तो एमसीसी लागू होने के बाद ये जो भी काम है नहीं हो सकते। अगर एमसीसी लागू होने से पहले काम कर रहे हैं तो ठीक है, कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन एमसीसी लागू होने के बाद अगर
कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो लुभावन है, या आप गिफ्ट दे रहे हैं, या कोई किसी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को आप कुछ फायदा दे रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो तो कानूनी अपराध है। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त को और खास करके अपोजिशन को इस पर लड़ाई शुरू करना चाहिए थी। तो उन्होंने की नहीं लड़ाई, वो तो हम लोगों से लड़ रहे थे। हाँ, वो मुसलमानों से लड़ रहे थे और पूरी ताकत से लड़ रहे थे। मुसलमानों से नहीं, मुसलमान नेताओं से लड़ रहे थे। वो भी तो चाहते थे कि मुसलमान उन्हें वोट दे। अब आपकी बात चलिए मान लेते, लेकिन हमारे हिसाब से मुसलमानों से लड़ रहे थे। मुसलमान कह रहा नहीं हम ओवैसी साहब के साथ हैं, तो सारे मुसलमानों को बीजेपी के एजेंट बताए दे रहे थे। ये मसला खाली ये थोड़ी ना कि आसिम वकार को बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है या ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है। मसला ये, शबाब साहब ने कहा हम आसिम वकार को वोट देंगे, करेंगे आप भी बीजेपी के एजेंट। शबाब साहब के वालिद साहब ने कहा कि हम आसिम वकार को, असद ओवैसी को वोट देंगे, करेंगे आप भी बीजेपी के एजेंट। इमाम साहब ने मस्जिद का कहा कि नहीं साहब हम एमआईएम को वोट देंगे, तुम भी बीजेपी के एजेंट। लड़ाई देखिए कहां लड़ रहे थे वो। तो मुसलमान नाराज नहीं होगा? आप एक ईमानदार कौम को कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट हो, एक बेहतरीन देशभक्त कौम को आप बता रहे हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। आपको माफ कर देगी वो कौम? आप बात को समझिए। ये बात राहुल जी को, तेजस्वी को किसी ने समझाई नहीं, खूब खुल के बोल रहे थे बीजेपी एजेंट। अब मुसलमान कुरान करीम पढ़ने वाला, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, रसूल की हदीस पे चलने वाला, और उसको आप बता दे रहे तुम बीजेपी के एजेंट हो, गद्दार हो। आप हमें गद्दार कहेंगे, हम आपको जवाब नहीं देंगे। दिया मुसलमानों ने जवाब, आपको फिर देंगे अगर कहोगे तो। SIR का कुछ फर्क पड़ा वहां के नतीजों में? अब ज्ञानेश कुमार ने मेहनत तो बहुत की, लगभग 65 लाख वोट कटा है। मैंने कहा ना, अब ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत मेहनत की है। आपको पता है 7.5 लाख वोट, करीब 7,32,000 वोट 24 विधानसभा में काट दिया गया। 24 विधानसभा मतलब 4 जिले सीमांचल के। 7,32,000, करीब 32,100 कुछ वोट पर विधानसभा काट दिया उन्होंने। तो फर्क तो पड़ेगा। और लगता है कि अब बीजेपी चूंकि नीतीश से ज्यादा सीटें लेकर आई है, नीतीश का कोई कुछ नहीं, नीतीश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप नीतीश जी को पहचाने नहीं फिर अभी आप। देखिए अभी पूरे रिजल्ट कल तक डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश में दरार पड़ती है और बीजेपी, पासवान और हम पार्टी वाले मिलाने के बाद भी अगर उनकी 1 आध सीट कम रह जाती तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वो ठक से इधर आ जाएंगे। हाँ, वो कहेंगे अब तुम तेजस्वी डिप्टी सीएम बन जाओ, हम मुख्यमंत्री बन रहे आओ। पिछली 2020 वाली कहानी। इस मामले में मैं उनको मोदी से बड़ा नेता मानता हूँ, नीतीश कुमार को। हाँ, आपको करवट, चरपाई पर, बेड पर करवट लेने में आपको देर लग सकती है, नीतीश कुमार साहब को सियासत में करवट लेने में देर नहीं लगेगी। मतलब बहुत बढ़िया, एकदम फौरन। अच्छा, मान लीजिए नीतीश कुमार एक एग्जाम्पल के तौर पर कि बीजेपी से सरकार बनाने में दूरी कर लेते हैं, ओवैसी साहब के विधायकों की जरूरत बीजेपी को पड़ती है सरकार बनाने में, तब क्या करेंगे? ये ओवैसी साहब डिसाइड करें। आपकी क्या राय है? फिर मैंने आपसे कह दिया कि बीजेपी की सरकार रोकने के लिए पूरा बिहार अगर इकट्ठा होगा तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब आइडियोलॉजी आपकी वही है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। शुक्रिया। आगे की क्या तैयारी है 27 की? अब अभी ये खत्म हुआ है, अभी तो नहीं, लेकिन मैसेज तो पहुंच गया होगा वहां तक। मैसेज तो हर घंटे जाता है सर। जो सियासी भारतीय जनता पार्टी की खूबी पता है आपको? वो 24 आवर और 12 महीने और 7 दिन वो इलेक्शन मोड में रहती है पार्टी। उनके सारे नेता हर वक्त रेडी रहते हैं। ठीक है ना? हालांकि उनके छुट्टी उट्टी कोई नहीं मनाता। और जिम्मेदारी जिनको दी जाती है वो सिर्फ भैया जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हैं, वो जमीन पे काम करते हैं। यस यस। और एक चीज और आखिर बात
कि जिस तरीके का मैसेज बिहार ने दिया है, आपको लगता है कि जो अपोजिशन के लीडर थे, बड़े नेता थे, चुनाव अभी 26 में भी कई राज्यों में होना है, एक बड़ी खतरे की घंटी है चीजों को लेकर के, मैनेज करने को लेकर के? क्या चीज मैनेज करने के लिए? गठबंधन की शक्ल, जो अच्छे नेता हैं या गठबंधन के जो नेता हैं उनको इस तरह झटका ना जाए। देखिए, सियासत का गठबंधन मोहब्बत का गठबंधन नहीं होता, आई लव यू वाला नहीं होता है। आई लव यू, नो नो, तुम हमें क्या दोगे और हमसे क्या लोगे, इसके अलावा गठबंधन नहीं होता है। वो एक शेर नहीं था, आपने नहीं सुना? हम एक सुना दूसरे देते। एक ऐसा थोड़ी ना होता है कि आशिक ने माशूक को छोड़ दिया तो बाहर जान दिए दे रहे हैं, मजनू बना जा रहा है। हाँ हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमसे फायदा नहीं है तो तुम हमें क्या छोड़ोगे, हम खुद तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये होता है सियासी गठबंधन। वो वाला शेर था ना, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। चलिए, रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी जरूर समझता है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके विधायक टूट के सरकार के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि सरकार को इस बार जरूरत भी नहीं है, लेकिन विधायक रहेंगे, ये आखिरी बात आपसे कहते हैं। उम्मीद है कि सारे लोग सस्टेन रहेंगे MIM में। दुआ कीजिए अल्लाह से, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं। चलिए, हमारे रहेंगे, हमारी कहीं नहीं जाएंगे, सबक मिल गया ना। हाँ, पिछले वालों से। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिम भाई हमें अपना वक्त देने के लिए। आसिम वकार साहब MIM के प्रवक्ता और फायरब्रांड नेता, और तमाम बिहार में जो चुनावी घटनाक्रम हुए उस पर बातचीत कर रहे थे। ओवैसी ने वाकई में सीमांचल में वो करके दिखाया है। राजद ही नहीं, कांग्रेस जैसी सरीखी पार्टियों और समाजवादी जैसी सरीखी पार्टियों को एक मैसेज कन्वे किया है कि आप सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द अगर सियासत करते हैं तो अब वो एजेंडा नहीं चलेगा। मुसलमानों के लिए सियासत करने, उनके बीच में रहने वाले नेता अब चुने जाएंगे। बाहर से आकर सिर्फ प्रचार करके चले जाने वाले नेताओं को अब लोग तवज्जो नहीं देते। सीमांचल में ये ओवैसी साहब की पार्टी ने बिल्कुल एज इट इज रिपीट करके ये साबित कर दिया है। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।